हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बूस्टर सीरीज़ को, जिसमें हमने साइंस का पहला चैप्टर पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये कुछ मेरे बारे में। अब हम अपने कीवर्ड्स पे आते हैं। न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूट्रिशन हमने खाने को लिया, एक तो हमने किस तरह से लिया ये पॉइंट आता है कि मोड हमारा कैसा है, ठीक है। उसके बाद किस तरह की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की हमें, और हम उस तरह हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, ये होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। हर एनिमल या प्लांट्स का न्यूट्रिशन अपना अलग अलग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन क्या होता है? फूड को बकल कैविटी में लेना, ठीक है। देखिए ये आपकी बकल कैविटी है, ये माउथ है, इससे हम क्या करते हैं, फूड को अंदर यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो फूड को लेना की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं इंजेशन, क्योंकि हम किस तरह से अपना निवाला बना के लेते हैं, और अदर एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग फूड इनटेक करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेंगे मॉस्किटो के लें तो वो ब्लड को क्या करता है, सक करता है, तो सकिंग प्रोसेस आएगी उसकी। तो इसीलिए इंजेशन यहाँ पे टर्म को बताया गया है कि हम किस प्रोसेस के थ्रू फूड को ले रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लिया गया, हमारी ये अमेजिंग फैक्ट है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टार फिश होती है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, स्टार फिश में क्या होता है, जो भी उसका वो एक्चुअल में जो शेल्ड होते हैं एनिमल, क्योंकि जो उनके शेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जो कि बहुत हार्ड होती है। तो इसका एक्चुअल में होता क्या है कि इसका स्टमक जो होता है वो खुद बाहर आता है, ठीक है। जो स्टमक होता है वो निकलता है बाहर माउथ से, और वो जो सॉफ्ट पोर्शन होता है एनिमल का उसको ले लेता है और वापस अंदर ले जाके अपने माउथ से अंदर ले जाकर उसको फर्दर डाइजेस्ट करता है धीरे धीरे। तो ये एग्जाम्पल था हमारे स्टारफिश का इंजेशन, कि किस तरह से इसमें इंजेशन हो रहा है। अब बात करते हैं कीवर्ड बकल कैविटी। तो बकल कैविटी हम जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो कैविटी होती है इसको कहते हैं हम बकल कैविटी, ठीक है। यहाँ पे बकल कैविटी में क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होता है, डाइजेशन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है, जैसे कि स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च ऐसा, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो कि हमारे माउथ से ही इसका डाइजेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि बकल कैविटी में डाइजेशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड है सेलेवरी ग्लैंड। बकल कैविटी में ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम कहते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। हमारी बॉडी में और भी अदर ग्लैंड होती हैं, इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बकल कैविटी की बात करें तो यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे क्या सेक्रीट होता है, सलाइवा सेक्रीट होता है। अब बात करें सलाइवा की, तो सलाइवा क्या है, ये हमारी सेलेवरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है, और ये हमारे जो फूड होता है उसको गीला कर देता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो पीएच का लेवल होता है वो एल्कलाइन कर देता है, और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे बकल कैविटी की, ठीक है। हमने बात की इंजेशन की, तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइजेशन किसका हो रहा है, स्टार्च का हो रहा है, या कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं। तो जो स्टार्च होता है वो एक पॉलीसैकेराइड है, यानी कि ग्रुप्स ऑफ शुगर्स है, ठीक है। तो वो उसको किस में चेंज कर देता है, सिंपल शुगर्स में चेंज कर देता है। इसके लिए एक एक्टिविटी के थ्रू भी इसको दिखाया गया है कि यहाँ पर यहाँ पे जो राइस है वो बॉइल्ड है, ठीक है। उसमें वाटर डाला जाता है और आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है, तो कलर आ जाता है ब्लू। इससे प्रूव होता है कि इस टेस्ट ट्यूब में जो भी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट है। इस टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड या च्यूड, यानी कि हम या तो चावल को उबाल कर और या तो उसको चबा कर, जब इसको हम इसमें डाल रहे हैं और वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं और आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे कोई कलर चेंज नहीं होता, तो इससे हमें पता चलता है कि माउथ के अंदर ही सलाइवा की वजह से सलाइवा ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च का, किसमें, शुगर्स में, सिंपल शुगर्स में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे ब्लू कलर नहीं आता। तो ये एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया गया है कि माउथ यानी कि बकल कैविटी के अंदर ही हमारा जो स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड वो सिंपल शुगर्स में चेंज हो जाता है। अब बात करेंगे टंग की, तो टंग हमारी कैसी होती है, फ्लैशी होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये एक तरफ बैक फ्लोर में ये बिल्कुल फिक्स्ड होती है, और जो इसका फ्रंट का पोर्शन होता है वो फ्री होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फंक्शन है कि हम इसके थ्रू बात कर सकते हैं। सलाइवा को इसके जो हमारे सेलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रीट होता है वो फूड में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, चबाने में हेल्प करता है ये, और जो निवाला होता है, फूड होता है, उसको सोलो करने में यानी कि निगलने में भी
हेल्प करता है। और जो ये हमारे टेस्ट होते हैं, जो स्वीट है, सार है, सॉल्टी है, बिटर है, ये सब हमारे इसमें टेस्ट बड्स के फॉर्म में रहता है, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड के टेस्ट पता लगते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जब बकल कैविटी की, तो उसमें हमने टंग की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं मिल्क टीथ की। तो देखिए जब हम इन्फेंसी पीरियड में होते हैं, यानी कि 1 ईयर हमारी एज होती है, तो उस एज से या ये बच्चे में वैरी भी होता है कि हमारे टीथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। और 6 to 8 ईयर्स तक वो उनका डिके होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी लाइफ साइकिल में 2 तरह के टीथ रहते हैं, एक तो मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, और परमानेंट टीथ हमारे लाइफ लॉन्ग चलते हैं। अब बात करेंगे परमानेंट टीथ की। ठीक है, तो मिल्क टीथ जैसे ही धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, डिके उनका होता है, उसके बाद ही हमारे सेकेंड सेट स्टार्ट होने लगता है, उसको रिप्लेस करने लगते हैं परमानेंट टीथ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे टीथ दिखाए गए हैं। यहाँ पे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। फर्स्ट है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसको हम डिटेल में भी पीछे पढ़ते हैं। और जैसे ये जो परमानेंट टीथ होते हैं, ये हमारी लाइफ के साथ जब बहुत ओल्ड एज पे जाते हैं, तो धीमे धीमे इनमें डिके होना और डेंटल डिसीजेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो भी टूटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 2 सेट्स पढ़े, एक टेम्परेरी सेट्स पढ़े जिनको मिल्क टीथ कहते हैं, और एक परमानेंट टीथ जो हमारे 6 to 8 ईयर्स के बाद सेकेंड सेट आने लगता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पर आया इंसीजर। ठीक है, जो हमारे आगे बिल्कुल सामने की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 4। ठीक है, आगे के 4 दांत जो अपर एंड लोअर जॉ मिला के 8 हो जाते हैं। ठीक है, इनको नाम दिया जाता है इंसीजर। ये हमारे बिल्कुल सेंटर में मिलते हैं, और इनकी अगर हम फिगर देखें तो इस तरह देखने को मिलता है। इनका मेन काम होता है कटिंग एंड बाइटिंग। ठीक है, अब इंसिजर के बाद जस्ट आ जाता है बराबर में कैनाइन। ठीक है, ये टोटल 4 होते हैं। अगर हम सिर्फ अपर जॉ में देखें तो 2 होते हैं, और लोअर जॉ में भी 2 होते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन होता है टीयरिंग एंड रिपिंग। नेक्स्ट की बात करें प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स हमारे टोटल 8 इन नंबर्स होते हैं। अगर हम ऊपर अपर जॉ में देखें तो 4 होते हैं, और नीचे लोअर जॉ में भी 4, मिला के 8 नंबर्स हो जाते हैं। इनका भी मेन काम टीयरिंग एंड क्रशिंग है। अब बात करते हैं मोलर की, जो सबसे पीछे के 3 दांत होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अपर जॉ की बात करें तो टोटल 6 होते हैं। ठीक है, 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल नंबर्स अगर देखें तो वो 12 हो जाता है। इनका मेन काम ग्राइंडिंग, टीयरिंग एंड क्रशिंग है। ये हमें ऐसे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं टूथ डिके की, कि टूथ डिके एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, बहुत ही हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो टीथ है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रशिंग, ग्राइंडिंग और बाइटिंग में। तो एक्चुअल में होता क्या, जब हम अपने माउथ को साफ़ नहीं रखते तो उसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन अगर हम जब अपने माउथ को क्लीन नहीं रखते खाने के बाद, तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये करते हैं शुगर्स को ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद उससे क्या रिलीज़ होता है, एसिड रिलीज़ होता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कर देते हैं ये बैक्टीरिया, जो शुगर्स होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिड्स। वो एसिड्स हमारे टीथ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे हमारे जो टीथ होते हैं, टूथ होते हैं, उनमें धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टूथ डिके। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, हार्मफुल बैक्टीरियाज की वजह से हो रहा है, और माउथ को क्लीन ना रखने की वजह से भी हो रहा है। अब ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया कि धीरे धीरे इस तरह से यहाँ पे एक डॉट आया, फिर ये इसने और इसको ख़त्म करना स्टार्ट किया, फिर ये और डिके हुआ, और यहाँ पे अच्छा खासा डिके हो गया। अब बात करेंगे 16, ये हमारा कीवर्ड ईसोफेगस। ठीक है, हमने माउथ कैविटी, बकल कैविटी यानी कि टंग, टीथ सबकी बात कर ली, टूथ डिके की बात कर ली। अब हम आगे जो फूड है उसको सॉलो करेंगे, और सॉलो करने के बाद हमें एक ट्यूब यहाँ पे मिलेगी। ये जो ट्यूब हमें दिख रही है ये कहलाती है ईसोफेगस। देखिए यहाँ पे फूड दिखाया जा रहा है, और ये धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ईसोफेगस क्या होता है, एक तरह का फूड पाइप है जो कि हमारे नेक से हमारे चेस्ट और नेक में ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, और हमारा जो फूड होता है वो इसी तरह से नीचे स्टमक में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टमक की। हमारा फूड हमारे स्टमक में आ चुका है। स्टमक का अगर हम फिगर देखें तो ये इस तरह का जे शेप इसका होता है, और ये थिक वॉल्ड एक बैग है
और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पोर्शन होता है, क्योंकि बाकी तो सब बहुत पाइप्स टाइप के होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। और ये ओपन होता है, अगर हम देखें तो ये ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, और स्टमक फर्दर ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर हम इनर लाइनिंग की बात करें स्टमक की, तो उसमें सेक्रीट होता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है कि म्यूकस सेक्रीट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट हो रहा है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी सेक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। म्यूकस का काम होता है कि जो प्रोटेक्ट करे हमारे स्टमक की लाइनिंग को, क्योंकि यहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, तो उससे हमारे स्टमक में प्रॉब्लम ना हो, कोई अल्सर्स वगैरह ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस भी सेक्रीट होता है जो उसको न्यूट्रलाइज करते रहता है, ठीक है। दूसरा, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, किल कर देते हैं, जो भी हमारे स्टमक में फूड के साथ बैक्टीरिया आए हुए हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, और हमारे जो स्टमक है उसका मीडियम एसिडिक बना देते हैं, जिससे जो जूसेस होते हैं वो अपना डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो अपना प्रॉपर वर्क कर पाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन से अदर न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रोटीन की बात आ गई, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें दिए गए हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन सबको क्या होना है, सिंपलर फॉर्म में चेंज होना है, यही डाइजेशन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स किस में चली जाएगी, हमारे अमीनो एसिड्स में, सिंपलर यूनिट्स में चेंज हो जाती है। यहाँ पे हमने फॉरेन कीवर्ड अमीनो एसिड ले लिया, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन है। अगर कोई पूछे कि प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे अमीनो एसिड क्या है, हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि किस तरह से डिस्कवरी हुई हमारे स्टमक की। तो देखिए एक एक्सीडेंट था, एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट था जो हुआ 1822 में। एलेक्स सेंट मार्टिन को शॉर्ट गन से उनके ऊपर बुलेट चल गया था, तो उनकी जो चेस्ट की वॉल थी उसमें एक होल सा हो गया था, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम पर जो अमेरिकन डॉक्टर थे, आर्मी डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनको किसी तरह से बचाया, लेकिन जो उनका बैंडेज किया उनको, लेकिन जो प्रॉपर ये होल था वो उसको बंद नहीं कर पाए थे, ठीक है। क्योंकि ये टाइम है 1822 का, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सर्जरी नहीं थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो प्रॉपरली उनको बार बार देखते हैं। तो जब वो उन्होंने खाना लिया तो स्टमक में खाना कैसे आया और किस तरह से वो आगे इंटेस्टाइन में बढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो होल की वजह से उन डॉक्टर ने पूरा ऑब्जर्व किया, तब वहाँ से हमें डाइजेशन प्रोसेस के बारे में पता चला कि किस तरह स्टमक में खाना जाता है, वो फर्दर आगे कैसे बढ़ता है, कैसे जूसेस वहाँ पे निकलते हैं और वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो ये डिस्कवरी 1822 में हुई, एलेक्स सेंट मार्टिन के शॉटगन लग जाने की वजह से हुई थी, और इसे डॉक्टर ने जो ट्रीट किया वो थे आर्मी डॉक्टर, ठीक है, बिमॉन्ट जिनका नाम था। अब बात करते हैं नेक्स्ट डाइजेशन कीवर्ड, जहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देना ही डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चेंज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब हमने जैसे स्टमक की बात की थी, और स्टमक के बाद हमारी जो इंटेस्टाइन थी वो कंटिन्यू कर रही थी। स्मॉल इंटेस्टाइन वो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये यहाँ से आ रही है और ये एकदम ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाती है। एक्चुअल में देखें तो ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, और इसमें बहुत सारे सेक्रीशंस आते हैं। ड्यूडेनम जो पोर्शन होता है स्टमक से आगे ऐसे की तरफ बढ़ता है, ये ड्यूडेनम मेन पोर्शन होता है, यहीं पे हमारे लिवर और पेनक्रियाज भी होते हैं, जो कि अपना जूसेस जो होते हैं यहाँ पे सेक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पेनक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस है दोनों को एक्सेप्ट यहाँ पे ये लेती, यहाँ पे रिलीज होते हैं, और यहाँ पे फिर फर्दर डाइजेशन होता है, ठीक है। अब बात आती है, जब यहाँ पे डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन की बात आती है कि ये इंटेस्टाइन में धीमे धीमे क्या होता है, फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, अब ये ब्लड वेसल्स में जाना है और इसको फर्दर एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। तो ये भी काम किससे हो रहा है, हमारी इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब एक्चुअल में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता क्या है, जो इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर्स होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं, उसमें क्या होते हैं, विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं इस तरह से। तो वो विलाई जो होते हैं, जिनको सिंगुलर फॉर्म में हम वेलस कहते हैं, वो इस तरह के होते हैं। इनमें सारी हमारी जो आर्टरीज होती हैं और जो वेन्स होती हैं वो अटैच्ड होती हैं, यहाँ से न्यूट्रिएंट इनके थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। ये देखिए इंटेस्टाइन हम दिखा रहे हैं, इसी इंटेस्टाइन के अंदर हमारे क्या है, विलाई है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, और ये धीरे धीरे हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब बात आती है एसिमिलेशन, हमने डाइजेस्ट कर लिया फूड मटेरियल को, एब्जॉर्ब भी कर लिया। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र जो होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स का,
तो वो कहलाता है एसिमिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब हम बात कर लें जो डिडनम के साइड में हमने लिवर देखा था, ये देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा इसोफेगस, फिर ये हमारा स्टमक, और स्टमक के बाद ये हमारा इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो देखिए ये इंटेस्टाइन जो होता है इसी के पास हमें यहाँ पे मिलता है लिवर, और ये मिलता है पेनक्रियास। तो जो ये लिवर आपको ये दिख रहा है, ये किस तरह का रेडिश ब्राउन कलर है, और ये अपर पार्ट में एब्डोमेन के मिलता है। ये हमारा एब्डोमेन है, और इसका अपर पार्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि राइट साइड में मिलता है। और ये हमारी बॉडी की, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो माउथ होता है, बगल कैविटी होती है, उसमें ग्लैंड्स होती हैं जो कि सेलेब्री ग्लैंड्स होती हैं, वो सलाइवा सेक्रीट करती हैं। तो इसके अलावा भी हमारी बॉडी में लिवर एक ग्लैंड की तरह है, जो कि बॉडी की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, सेलेब्री ग्लैंड्स और लिवर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। तो जहाँ पे अभी हमने लिवर की बात की, तो लिवर ही से अटैच होता है एक, कह सकते हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये गॉल ब्लैडर होता है, इसमें जो भी लिवर होता है, लिवर में जितने भी जूसेस जो भी काम होते हैं वो सब सेक्रीट होते हैं बाइल जूस के फॉर्म में, और इस ब्लैडर में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, ये कलेक्शन कर लेता है सारे जूसेस का। इसमें जो जूस होता है उसको हम कहते हैं बाइल जूस। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे बाइल जूस एक्चुअल में क्या होता है। तो ये कहाँ कलेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। ठीक है, लिवर से अटैच रहता है गॉल ब्लैडर, और ये हमारी बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड है, हम पढ़ चुके हैं। और गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में। ये हमारे जो फैट होता है उसको एमल्सिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स की। अब फैट के डाइजेशन की बात हो रही है, उसी से रिलेटेड। तो बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, फैट को का मेन जो डाइजेशन है वो किसके थ्रू होता है, बाइल जूस के थ्रू होता है, जो कि कहाँ कलेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ से कलेक्ट होता है, लिवर में से कलेक्ट होकर गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। गॉल ब्लैडर की ओपनिंग ओपन होती है हमारे ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में डाइजेशन हो जाता है फैट का। अब फैट का डाइजेशन हो रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज होगा। तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, जो या हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि पेनक्रियास की। अभी हमने फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर की बात की, अब हम बात कर रहे हैं, ये हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्रीम कलर का होता है ये, और इसे कहते हैं हम पेनक्रियास। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है इसके अंदर, और ये एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे और प्रोटीन पे। ठीक है, और उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। ये देखिए ड्यूडेनम है, और ये ड्यूडेनम में इसकी ओपनिंग होती है, यहाँ स्टमक से हमारा फूड आया, और यहाँ पे फर्दर जो भी डाइजेशन बचा हुआ है उसको इसने यहाँ पे डाइजेस्ट किया। ठीक है, अब हमने बात कर ली पेनक्रियास की। अब हम बात करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम पढ़ चुके हैं, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, और बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होती है, और वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की। अब अगर हम इसका शेप देखें तो देखिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू करती है, और कंटिन्यू होते यहाँ पे लार्ज से जुड़ जाती है। ये आपका लूप से स्टार्ट हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन देखा जाए तो वाइडर होती है, चौड़ी होती है, लेकिन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये लगभग 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, और इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना वाटर को, और जो बचे कुचे सॉल्ट्स, अनडाइजेस्टेड फूड हैं। ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो हमारा फूड आ रहा है उसमें से कुछ सॉल्ट्स को भी ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इसका मेन काम यही होता है। उसके बाद फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई रेक्टम की। तो ये लार्ज इंटेस्टाइनी से ये पोर्शन आप ये देखने को आपको मिल रहा है, ये रेक्टम पोर्शन कहलाता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। अब यहाँ से सॉल्ट भी एब्जॉर्ब हो गया अनडाइजेस्टेड फूड से, वाटर भी, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो आपका यहाँ पर आ जाता है सेमी सॉलिड फेसेस की फॉर्म में। तो वो पोर्शन क्या कहलाता है, आपका रेक्टम पोर्शन कहलाता है। अब बात कर रहे हैं एनएस की। तो ये हमारा ये पोर होता है, जो अभी रिमेनिंग हमारा वेस्ट है वो रेक्टम से होता हुआ हमारे एनएस से बाहर निकल जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन जो हुआ ये क्या कहलाता है, एनएस, जिसके थ्रू हमारा फिकल मैटर बाहर आ जाता है। अब बात करें ईजेशन को, इसी को द फिकल, जो फिकल मैटर यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एनएस से बाहर आने की प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन। खाने लेने की प्रोसेस को फूड
इनटेक की प्रोसेस को क्या कह रहे थे, इंजेशन, ठीक है। और जब आउट कर रहे हैं उसको, हम फिकल मैटर को रिमूव कर रहे हैं एनएस के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईजेशन। अब हमने सारी बातें कर ली पूरी एलिमेंट्री कैनाल को, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने बकल कैविटी से और इसको एनएस पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इस पूरी जो कैनल है इसको हम यहाँ पे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। या हम एक और टर्म दे सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। अब देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए बकल कैविटी आ जाती है आपकी, फिर हम बात करें तो ईसोफेगस आ जाता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आ जाता है, स्टमक के बाद हमारी एक कंटिन्यू हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कंटिन्यू हो रही है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट पोर्शन जो है वो रेक्टम, और फिर फाइनली हमारा जो पोर है वो एनस में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी जो कैनाल होती है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ लिवर और पेनक्रियास की बात नहीं की गई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो देखिए पूरा ट्रैक हमने देख लिया डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल का। जब वो ग्लैंड से एसोसिएट करते हैं लिवर और पेनक्रियास, तो उसको मिला के नाम दिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती हैं, जबकि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है या एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सीधा सीधा जो उसके पोर्शन बकल कैविटी से एनएस के बीच में होते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, ठीक है। ये हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं डायरिया। डायरिया क्या एक तरह की डिसीज़ होती है कि हमें क्या हो जाता है, अचानक खाते खाते फूड हमें जो स्टूल पास होने लगता है लिक्विड फॉर्म में, वाटरी फॉर्म में। तो इस जो प्रॉब्लम है, ये एक डिसीज़ है, उसको नाम दिया जाता है डायरिया। जो किस वजह से होती है, जब हमारे फूड में कोई इन्फेक्शन होता है वो हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में बात की गई, हम भी एनिमल्स में आते हैं, लेकिन यहाँ कैटल की बात की जा रही है कि कर्ड एक्चुअल में क्या होता है। तो कर्ड देखिए वो खाना होता है, वो अनडाइजेस्टेड या पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है जो एनिमल्स टेम्परेरी खा लेते हैं। जैसे कि ये गाय है तो ये क्या करती है, ये घास को खाती रहती है और ये कट के फॉर्म में, मतलब पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म में इसको रख लेती है, उसको नाम दिया जाता है CUD कर्ड, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड कर्ड, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर फिर उसको बाहर माउथ में ला के और फिर उसको चबाती है। तो अब बात करें र्यूमेन की, तो र्यूमेन पोर्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये टेम्परेरी इनका ऐसा स्टमक होता है एक तरह से कि ये जो चबाते हैं, चबा के इसमें कट के फॉर्म में यहाँ पे रखे रहते हैं, इस र्यूमेन में इसको रखे रहते हैं। उसके बाद ये माउथ में वापस ला के फिर इसे अच्छे से चबा के और फिर फाइनली उसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अब रूमिनेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली रूमिनेंट वो होंगे जो रूमिनेशन करेंगे जिनके अंदर र्यूमेन होगा, ठीक है। जो कर्ड होता है यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो कर्ड पोर्शन है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, वो रिटर्न हो जाता है माउथ में स्मॉल लम्प्स के फॉर्म में और फिर उसको फर्दर च्यू करता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करें, जब हम एनिमल्स की बात करें, ग्रास की बात करें, तो बात करेंगे सेलुलोज की। सेलुलोज हमारा एक पॉलीसेकेराइड, नेचुरल पॉलीसेकेराइड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ये ग्रास के अंदर होता है और ये एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे कि कैटल, डियर होते हैं, उनके अंदर इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं कि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग है या हम हैं, तो हमारे अंदर पहले ये होता था लेकिन अब इसके डाइजेशन के लिए कोई भी वो नहीं है। इसीलिए अगर हम कोई चीज़ कच्ची खाएंगे तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, खाने को पका के खाते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ओके। अब यहाँ पे छोटा सा आपके अमीबा के बारे में बताया गया, जो कि क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है आपका और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, ये नेकेड आई से हमें देखने को नहीं मिलता। सिंगल सेल्ड मतलब इसकी एक ही सेल में सारी चीज़ें होती हैं। ये कहाँ मिलेगा, पॉन्ड वाटर में मिलेगा। इसमें क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है चारों तरफ, एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और वैक्यूल्स, बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। अब इनके फूड वैक्यूल्स की बात की गई है, तो इनके ये फूड वैक्यूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि ये फूड यहाँ पे रखा होता है और ये मूवमेंट करता है और इस तरह से इसको ले लेता है और यहाँ पे इसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद ये यहाँ से इसको इजेस्टेड फॉर्म में वेस्ट को बाहर यहाँ से निकाल देता है। तो जो इसको वैक्यूल्स होते हैं इनको कहते हैं फूड वैक्यूल्स। अब इनके सीडोपोडिया की बात की गई है, ये इरेगुलर शेप में होता है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर ये बना लेता है मूवमेंट के थ्रू, इसको हम नाम देते हैं सीडोपोडिया,
ठीक है। ये इसके एक तरह से कहते हैं फॉल्स फीट होते हैं, जो कि मूवमेंट में या कैप्चरिंग में जो फूड की को कैप्चर करने के लिए ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ये सबनिसिडोपोडिया का यूज़ करता है। एक तरह से ये क्या है, फॉल्स फीट हैं आपके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। रीज़न ये है कि कमेंट आप करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको हमारी ये जो न्यू बूस्टर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जो कि सिर्फ कीवर्ड्स पे बेस करती है, आप इसको देखें और अगर आप इसको प्रमोट करें तो हमें समझ में आएगा, और फिर फर्दर हम और भी जो क्लासेस हैं उनके लिए भी इसको बनाएंगे। ठीक है, क्लास 6 के लिए, क्लास 8 के लिए, 9, 10 जो भी आप कहेंगे, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।